मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। दरअसल गुंडों के साथ हुई गोलीबारी में उसका एक साथी बड़ी ही बुरी तरह से घायल हो गया और अब ये पुलिस ऑफिसर उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। फिर वो जल्दी से एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अपने घायल साथी का इलाज करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। उस ऑफिसर की हालत देखकर वहाँ पर मौजूद एक नर्स कहती है कि जल्दी से डॉक्टर करसे को बुलाओ। दरअसल डॉक्टर करसे शिकागो का एक बहुत ही बढ़िया सर्जन है जो कि ऑपरेशंस करने में एकदम एक्सपर्ट है। इस समय डॉक्टर करसे किसी पेशेंट का इलाज कर रहे थे। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि इस समय आईसीयू में आपकी सख्त जरूरत है। फिर डॉक्टर करसे आईसीयू में उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुँच जाते हैं और हाथ की मूवमेंट, पल्स और ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं। लेकिन अफसोस की रात के 12:24 पर वो घायल पुलिस वाला अपना दम तोड़ देता है। फिर करसे बाकी पुलिस वालों को जाकर कहते हैं कि पेशेंट का खून बहुत ही ज्यादा बह गया था, इस वजह से मैं उनको बचा नहीं पाया। फिर सॉरी बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक बहुत ही आलीशान घर को देखते हैं जो किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर करसे का ही घर है, जहां वो अपनी बेटी जॉर्डन और वाइफ लूसी के साथ रहते हैं। इस समय डॉक्टर करसे अपनी पुरानी घड़ी को देख रहे थे। फिर उनकी वाइफ उनको कहती है कि क्यों ना तुम नई घड़ी ले लो, लेकिन डॉक्टर उनको कहते हैं कि मुझे ये घड़ी बहुत ही पसंद है। फिर नेक्स्ट डे वो जॉर्डन का सॉकर मैच देखने के लिए जाते हैं, जहां पर जॉर्डन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उस समय वहां पर एक और आदमी भी मौजूद था और उसकी बेटी भी सॉकर मैच खेल रही थी। फिर वो आदमी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फाउल हो गया, और फिर वो अपनी बेटी को अच्छे से खेलने के लिए कहता है। फिर वो आदमी डॉक्टर करसे पर भी भड़क जाता है और उनको भी भला बुरा कहने लगता है, जिसके कारण उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर लूसी अपने हस्बैंड करसे को शांत करके उस आदमी से दूर ले जाती है। फिर मैच खत्म होने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो करसे का दोस्त फ्रैंक उससे 2000 रुपए मांगता है। फिर फ्रैंक करसे से पैसे लेने के बाद वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी कार को पार्किंग एरिया से निकाल कर लाता है और डॉक्टर करसे की कार से उनके घर का एड्रेस भी नोट कर लेता है। तभी रात को डॉक्टर करसे अपनी फैमिली के साथ ला फाउंडा में डिनर करने के लिए प्लान बनाते हैं, क्योंकि आज उनका बर्थडे था और उनको अपने बर्थडे गिफ्ट में एक घड़ी भी मिलती है जिसको वो पहन लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके पास एक फोन आता है जिसमें फ्रैंक उनको बताता है कि मेरे बेटे टेरी को 104 डिग्री बुखार है, प्लीज जल्दी आ जाओ। फिर डॉक्टर करसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं और पीछे से जॉर्डन और उसकी माँ दोनों ही घर पर ही केक बनाने का फैसला करती है। लेकिन फिर वो दोनों सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है और करसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लूसी और जॉर्डन भी सामान लेकर घर पर वापस आ चुकी थी और फिर वो शानदार केक बनाने की तैयारी करते हैं। फिर लूसी जॉर्डन को कहती है कि तुम ऊपर जाकर मेरा आईपैड लेकर आओ, और जॉर्डन फोन पर सोफी से बात करते हुए ऊपर चली जाती है। तभी लूसी को केक बनाते समय अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो खिड़की के पास जाकर देखने लगती है कि क्या बाहर कोई है, लेकिन तभी उसको फर्श पर जूतों के निशान दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसको यकीन हो जाता है कि घर में कोई तो घुस गया है। फिर वो जल्दी से जॉर्डन को आवाज लगाती है और कहती है, बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन जैसे ही जॉर्डन नीचे आने की कोशिश करती है, कोई आदमी उसको पकड़कर उसका मुंह दबा देता है, जिसके कारण जॉर्डन डर के मारे चिल्लाने लगती है। फिर लूसी जॉर्डन की चीख सुनकर घबरा जाती है और उसको ढूंढने लगती है। इतने में 3 नकाबपोश आदमी जॉर्डन को लेकर नीचे आते हैं। इस समय उन्होंने जॉर्डन के सिर पर गन तानी हुई थी और वो कहते हैं कि अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम इसका भेजा उड़ा देंगे। फिर उन तीनों चोरों में से एक चोर लूसी को फोन नीचे रखने के लिए कहता है और फिर वो लोग लूसी को तिजोरी खोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने तिजोरी नहीं खोली तो भी हम इस लड़की का भेजा उड़ा देंगे। फिर लूसी तिजोरी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सिर पर बंदूक तनी होने के कारण उसका दिमाग काम ही नहीं करता। फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसको पासवर्ड याद आ ही जाता है और वो तिजोरी खोल देती है। इस समय 2 चोर जॉर्डन की रखवाली कर रहे थे, लेकिन तभी उनको याद आता है कि उन्होंने रस्सियां गैराज में ही छोड़ दी है। फिर उनमें से एक चोर रस्सी लेने के लिए चला जाता है और वो दूसरा चोर जो जॉर्डन की रखवाली कर रहा था वो जॉर्डन के साथ बदतमीजी करने लगता है। इतने में दूसरा चोर भी रस्सी लेकर आ जाता है और अपने साथी को फालतू का टाइम पास करने से मना करता है। फिर इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी जॉर्डन मौका देकर अपने सामने रखा चाकू उठाती है और उससे उन चोरों पर हमला कर देती है, जिसके कारण उसको एक चोर का चेहरा भी दिख जाता है। फिर वो जॉर्डन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में वहां पर लूसी भी आ जाती है और उबलता हुआ गर्म पानी
उन पर फेंक देती है। तभी जब जॉर्डन वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो चोर लूसी और जॉर्डन को ठोक देते हैं। उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर कर्से एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे। इतने में कुछ लोग जॉर्डन को भी वहां पर ले आते हैं और जल्दी से कर्से को बुलाने के लिए जाते हैं। दरअसल जॉर्डन का स्कल फ्रैक्चर हो गया था और लूसी को छाती में गोली लगी थी। तभी एक डॉक्टर कर्से के पास आता है और बताता है कि आपके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। फिर कर्से भागते हुए अपनी बेटी और अपनी बीवी को ढूंढने लगता है। तभी एक नर्स उसको बताती है कि जॉर्डन को सर्जरी के लिए ले जाया गया है और आपकी बीवी इस समय 2 नंबर रूम में है। फिर कर्से जल्दी से 2 नंबर रूम की तरफ दौड़ने लगता है। फिर जब वो वहां पर पहुंचता है तो एक डॉक्टर बाहर आकर कर्से को बताता है कि मैंने लूसी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाई। यह सुनकर कर्से रोने लगता है और लूसी के ऊपर से चादर हटाकर आखिरी बार उसका चेहरा देखता है। तभी थोड़ी देर बाद जब फ्रैंक कर्से से मिलने के लिए आता है तो कर्से फ्रैंक को बताता है कि वो लोग हमारे पासपोर्ट, जॉर्डन का बर्थ सर्टिफिकेट और तिजोरी में रखे $2000 कैश ले गए। उस समय वहां पर डिटेक्टिव रेंस भी थे और वो कर्से को अपना कार्ड देकर कहते हैं कि इस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर सकते हो। तभी वहां पर नर्स आती है और बताती है कि जॉर्डन की सर्जरी हो चुकी है। फिर डॉक्टर कर्से अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कर्से को बताता है कि आपकी बेटी की सर्जरी सक्सेसफुल रही, उम्मीद करता हूँ इसको जल्दी ही होश आ जाएगा। फिर इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। फिर कर्से अपनी बेटी जॉर्डन के पास जाता है और कहता है कि मुझे आज मॉम को नाना के घर पर लेकर जाना होगा। पीछे से अंकल फ्रैंक तुमको कहानियां पढ़कर सुनाएंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एक शांत इलाके में कुछ लोग खड़े हुए थे और यहाँ पर लूसी को दफनाया जा रहा था। दरअसल लूसी चाहती थी कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को उसकी मॉम के पास दफनाया जाए, इसीलिए कर्से लूसी की डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आया था। तभी हम देखते हैं कि जॉर्डन के नाना लूसी के बारे में सभी को बताते हैं कि जब लूसी की माँ ये दुनिया छोड़कर गई तो लूसी ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि ऊपर वाला माँ को इतनी जल्दी क्यों ले गया। फिर मैंने उसको जवाब दिया कि शायद ये उनका कोई प्लान होगा, हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। फिर शोक मनाने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर रास्ते में जॉर्डन के नाना अचानक से गाड़ी रोककर दाईं ओर देखने लगते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर सीधा चलने की बजाय दाईं ओर ही मुड़ जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ लोग शिकार करने के लिए आए थे। फिर जॉर्डन के नाना हाथ में बंदूक लेकर गाड़ी से बाहर आते हैं और उन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन लोगों ने हिरन को एक गोली मार दी थी और हिरन तड़प रहा था। फिर वो भी हिरन को गोली मारकर उसको मौत की नींद सुला देते हैं और ये सब देखकर कर्से बहुत ही हैरान रह जाता है क्योंकि उसने आज से पहले अपने ससुर को कभी भी गोली चलाते हुए नहीं देखा था। फिर जॉर्डन के नाना उसको कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि पुलिस उनकी हिफाजत करेगी, लेकिन पुलिस तो वारदात पर तब पहुंचती है जब घटना घट चुकी होती है। इसलिए जब भी बात अपनों पर आए तो खुद ही जांच करनी चाहिए और उन कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर मार देना चाहिए। फिर डॉक्टर कर्से अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि अब तक उनकी बेटी को होश नहीं आया था। इस समय जॉर्डन की एक दोस्त सोफी जॉर्डन के पास ही बैठी हुई थी जो उसको एक लेसन पढ़कर सुना रही थी ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो। ये देखकर कर्से को अच्छा लगता है। फिर जब सोफी वहां से जाने लगती है तो कर्से उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ होने से इसको अच्छा लगेगा। फिर घर आने के बाद वो एक थेरापिस्ट से मिलता है क्योंकि बीवी की मौत के बाद वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था और ना ही काम में अच्छे से मन लगा पा रहा था। अब ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कर्से डिटेक्टिव रेंस के पास जाता है और उनसे केस की डिटेल पूछता है, लेकिन पुलिस वालों को अभी तक उन चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। फिर डॉक्टर वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उनको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे थे। फिर कर्से उन सब को उस लड़की को परेशान करने से मना करता है, लेकिन वो लोग कर्से को ही भला बुरा कहने लगते हैं। फिर वो लोग कर्से को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं, इतना पीटते हैं कि कर्से खुद से उठ भी नहीं पाता। फिर जैसे तैसे डॉक्टर कर्से अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने लैपटॉप में एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक यंग लेडी एक गन की एड कर रही थी। दरअसल डॉक्टर कर्से गन खरीदना चाहते थे ताकि वो उन मुजरिमों को खुद ही सजा दे सके जिन्होंने लूसी को मारा है। और जॉर्डन के नाना ने भी तो उनको समझाया था कि जब बात अपनों पे आए तो हथियार उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे कर्से उसी लेडी की शॉप पर पहुंच जाता है और उनसे गन की डिमांड करता है। वो लेडी जिसका नाम बैटनी था वो कर्से को काफी सारी गन्स दिखाती है
फिर बैटनी उनको पेपर वर्क और फॉर्म भरने के लिए कहती है ताकि गन को लीगली इशू किया जा सके, लेकिन करसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तभी मैं ये गन खरीदूंगा। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनके पास एक घायल पेशेंट आता है जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी और शरीर से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। लेकिन तभी उस पेशेंट की पॉकेट से एक गन नीचे गिर जाती है, जिसको करसे तुरंत बेड के नीचे छुपा देता है ताकि बाद में उस गन को छुपाकर यहाँ से ले जा सके। फिर मौका मिलते ही करसे उस गन को पैंट में छुपाकर वहां से ले जाता है और घर पर पहुंचकर लैपटॉप में वीडियोस के द्वारा गन को सही तरीके से कैसे चलाया जाता है ये सीखने लगता है। फिर वो एक बोर्ड पर निशाना लगाता है और इसी तरह वो कई दिनों तक लगातार गन चलाने की प्रैक्टिस करता है और आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उनको गन चलानी आ जाती है। अब वो निकलते हैं उन कातिलों को ढूंढने के लिए जिन्होंने लूसी और जॉर्डन पर गोलियां चलाई थी, क्योंकि अभी तक वो आजाद घूम रहे थे। तभी रात को करसे देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। फिर उनको देखते ही करसे उन पर गोली चला देता है। वो गोली जाकर कार के ड्राइवर को लगती है, लेकिन दूसरी गोली करसे की गन से रिकॉइल कर जाती है, जिसकी वजह से उसको खुद को चोट लग जाती है। तभी कार में से दूसरा गुंडा बाहर आकर करसे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन करसे उसको भी मार देता है और उस लड़की को भागने के लिए कहता है। इस समय यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, एक लड़की दूर से अपने फोन में इसकी वीडियो बना लेती है। तभी करसे अपनी जैकेट को कचरे के डिब्बे में डालकर वहां से भाग जाता है और जाकर एक ट्रेन में घुस जाता है। फिर वहां जाकर वो अपने हाथ के घाव को साफ करता है। तभी कुछ देर बाद पुलिस आती है और कार के असली ओनर से पूछताछ करती है। लड़की बताती है कि कुछ देर पहले दो लोग हमारी कार को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक हुडी पहने आदमी ने यहाँ आकर हमारी जान बचाई। फिर डिटेक्टिव रेंस उस वीडियो क्लिप को देखता है जो उस लड़की ने रिकॉर्ड की थी और वीडियो देखकर उसको पता चलता है कि गोली रिकॉइल करने की वजह से उनके लेफ्ट हैंड में चोट लग गई, यानी कि वो गन चलाना अच्छे से नहीं जानता था। फिर रेंस उस लड़की को सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालने से मना करता है, लेकिन उसने तो कुछ घंटों पहले ही ये वीडियो अपलोड कर दी थी और अब ये वीडियो वायरल भी हो चुकी थी। अब सोशल मीडिया और सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के चर्चे हो रहे थे। तभी जब करसे ये वीडियो देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसने बहुत कम समय में बंदूक चलानी सीखी और उसका सही इस्तेमाल करके एक लड़की की जान बचाई। तभी हम हॉस्पिटल में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम टेलर था। उसके दाहिने पैर पर गोली लगी थी। फिर वो करसे को बताता है कि उसके घर के सामने एक आइसक्रीम वाला है जो आइसक्रीम बेचता है, उसी ने मुझ पर गोली चलाई है। ये बात सुनकर करसे एक ब्लैक हुडी पहनकर उस आइसक्रीम वाले के पास पहुंच जाता है और उस आइसक्रीम वाले पर दिन दिहाड़े गोलियां चलाकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद रेंस और उसकी टीम भी वारदात पर पहुंच जाती है और जांच करने पर उनको पता चलता है कि इस आदमी पर ड्रग्स की स्मगलिंग और मर्डर के कई सारे आरोप हैं, जो पुलिस से बचकर लोगों के बीच में रह रहा है, यानी कि करसे ने किसी मुजरिम को ही अपना निशाना बनाया था। फिर करसे दोबारा से अपने थेरापिस्ट से मिलता है और बताता है कि अब मैं स्ट्रेस लेने की बजाय काफी कसरत करता हूँ और पहले से बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगा हूँ। ये बात सुनकर थेरापिस्ट बहुत खुश हो जाती है। तभी रात को हॉस्पिटल में करसे के पास एक बहुत ही खराब हालत में एक पेशेंट आता है जिसका नाम एमजे था और करसे उसको पहले से ही जानता था। दरअसल ये वही बंदा है जिसने करसे की कार के अंदर से एड्रेस निकालकर फोटो खींची थी। फिर करसे बिजली के झटके देकर उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस इंसान की कलाई पर करसे की घड़ी बंधी हुई थी। फिर मौका देखते ही करसे उसका फोन अनलॉक करता है और उस घड़ी को एमजे के हाथ से निकालकर अपने साथ ले जाता है। फिर करसे एमजे के फोन को अच्छे से चेक करता है और उसके फोन में उसको अपने एड्रेस की एक फोटो और उस क्लब की फोटो भी मिलती है जहां पर वो खाना खाने के लिए गया था। लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक आता है और उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी करसे उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन फ्रैंक उसको पैसे उधार देने की बजाय उससे ही लिए हुए 2000 रुपए वापस कर देता है। तभी हम देखते हैं कि करसे ब्लैक हुडी पहनकर उस क्लब में जाता है जहां पर एमजे आया करता था। फिर वहां पर पहुंचकर करसे उन लोगों से अपना सामान वापस लेता है और पूछता है कि मेरी बेटी और वाइफ पर गोलियां किसने चलाई थी। उन पर गोलियां जो नाम के आदमी ने चलाई थी। फिर करसे उनको गोली मार देता है। फिर वो वहां की सीसीटीवी फुटेज की हार्ड ड्राइव को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक रिंग वहीं पर गिर जाती है। फिर घर आने के बाद वो उस हार्ड ड्राइव पर
ड्रिल मशीन से छेद कर देता है ताकि उसमें से कोई भी फुटेज निकालना नामुमकिन हो जाए। फिर वो उस टूटी फूटी हार्ड ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन देखते ही देखते करसे इतना ज्यादा मशहूर हो जाता है कि अब सभी लोगों की जुबान और हर न्यूज चैनल पर बस उसी के चर्चे हो रहे थे और अब लोग उसको ग्रिम रैपर यानी कि यमराज कहकर पुकारने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं करसे जो के गैराज में जाता है और अंदर जाने के बाद वो तुरंत शटर बंद कर देता है, लेकिन जो उसको कल आने के लिए कहता है क्योंकि फिलहाल गैराज बंद करने का वक्त हो गया है। फिर करसे एक भारी हथियार से उसके पैर पर हमला कर देता है जिसके कारण जो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक कार लटकी हुई है। फिर करसे चेयर पर बैठकर उसको एक इंजेक्शन लगाता है और उसकी जांघ पर चाकू से टॉर्चर करने लगता है। फिर वो उसके घाव पर ब्रेक ऑयल डाल देता है जिसके कारण जो को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो सह भी नहीं पाता और सब कुछ सच सच बताने लग जाता है। फिर करसे घर जाने के लिए खड़ा हो जाता है और जो के ऊपर लटक रही कार को उसके ऊपर गिरा देता है जिसके कारण जो की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसको एक अननोन नंबर से फोन आता है, लेकिन करसे फोन उठाता ही नहीं बल्कि काट देता है। लेकिन तभी उसके फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि फोन उठाओ वरना तुम्हारे बारे में पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसको पढ़कर करसे तुरंत उसी नंबर पर कॉल बैक करता है जो कि एक अनजान आदमी उठाता है। फिर वो लूसी और जॉर्डन के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि लूसी ने मरने से पहले कुछ कहा था और क्या कहा था ये बात जानने के लिए तुम्हें एक क्लब में आकर मुझसे मिलना होगा। फिर करसे रात को ही उस क्लब में पहुंच जाता है जहां पर उस अनजान आदमी ने उसको बुलाया था। क्लब में पहुंचते ही उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आता है जिस पर बाथरूम लिखा हुआ था। फिर करसे बाथरूम में जाता है जहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वहां पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और एक गोली करसे के कंधे को छू कर निकल जाती है। अब करसे भी जवाबी गोलियां चला रहा था जिसके कारण एक गोली उस आदमी को लग जाती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर क्लब में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। वहां मौजूद सब लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। फिर करसे भी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है और फिर अपने ऑफिस में पहुंचकर कंधे के घाव के ऊपर टांके लगा देता है। फिर टांके लगाने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो अंदर जाकर देखता है कि उसका दोस्त फ्रैंक पहले से ही वहां पर बैठा हुआ है। दरअसल फ्रैंक को पता चल गया था कि पिछले कुछ दिनों से हो रहे कत्लों के पीछे करसे का ही हाथ है। फिर फ्रैंक करसे को ये सब कुछ करने से मना करता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं करसे का भी वो हाल ना हो जाए जो हाल उसकी वाइफ और उसकी बेटी का हुआ है। लेकिन करसे कहता है कि किसी को तो उन अपराधियों को सजा देनी ही होगी। फिर फ्रैंक करसे को बहुत समझाता है लेकिन करसे मानता ही नहीं। इतने में उनके घर के बाहर डिटेक्टिव रेंज भी आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर फ्रैंक जाकर दरवाजा खोलता है और रेंज को कहता है कि करसे घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। फिर वो बिना कुछ सुने दरवाजा बंद कर देता है और डिटेक्टिव रेंज भी वहां से वापस चला जाता है। रेंज के जाने के बाद करसे को हॉस्पिटल से एक जरूरी फोन आता है। दरअसल जॉर्डन को अब होश आ गया था, इसलिए करसे तुरंत हॉस्पिटल में जाता है और जॉर्डन से जाकर मिलता है। फिर जॉर्डन करसे से अपनी मॉम के बारे में पूछती है लेकिन करसे कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल जॉर्डन को पता चल चुका था कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो ये बात अपने पापा के मुंह से सुनना चाहती थी। फिर नेक्स्ट डे करसे जॉर्डन को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन रूम के बाहर उसको रेंज मिलता है जो जॉर्डन से पूछताछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जॉर्डन कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर करसे जॉर्डन को लेकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। तभी उसी लिफ्ट में एक और आदमी आता है जो डॉक्टर करसे को पहले से ही जानता था और फिर वो जॉर्डन से भी बातें करने लगता है। दरअसल ये वही आदमी है जिसके ऊपर क्लब में करसे ने गोली चलाई थी। फिर करसे जॉर्डन को घर पर छोड़ने के बाद गन खरीदने के लिए उसी गन शॉप पर चला जाता है जहां वो पहले भी गन देखने के लिए गया था। तभी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जॉर्डन फ्रैंक के साथ गप्पे लड़ा रही थी। फिर डिनर खत्म होने के बाद फ्रैंक करसे के घर से वापस चला जाता है। तभी जब जॉर्डन सोने के लिए जाने लगती है तो करसे वहां पर आकर उसको सीढ़ियों के नीचे छुपा देता है और जल्दी से 911 पर कॉल करने को कहता है। दरअसल उनके घर में कुछ खतरनाक लोग घुस गए थे जिनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जॉर्डन इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर उनसे हेल्प मांगती है। तभी एक चोर गन हाथ में लिए एक कमरे में घुस जाता है और करसे को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से करसे उसके पीछे से आकर उसको गोली मार देता है, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर
दूसरा चोर भी वहां पर आ जाता है, लेकिन करसे बड़े ही दर्दनाक तरीके से उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर जब करसे तीसरे चोर को ढूंढने के लिए नीचे जाता है तो वो तीसरा चोर पीछे से उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसके कारण करसे के दाएं हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। तभी जॉर्डन भी गोली की आवाज सुनकर घबरा जाती है और चिल्लाकर अपने पापा को बुलाने लगती है। तभी अचानक से करसे एक ड्रॉर में से एक ऑटोमेटिक राइफल निकालता है और उस तीसरे चोर को भी गोलियों से भून डालता है। तभी हर बार की तरह सारा मामला खत्म होने के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और अपनी जांच पड़ताल करने लगती है। अब रेंस भी करसे की हेल्प करता है और उसको निर्दोष साबित करके इस केस को बंद कर देता है। और इसी के साथ ये डेथ विश मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।